अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी का दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान टीम का टी20 स्क्वाड बांग्लादेश सीरीज के लिए अनाउंस कर दिया गया। जी का 16 रुकनी स्क्वाड जो है वो अनाउंस किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। 8 लड़के, 8 वो प्लेयर जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड का हिस्सा थे, उनको बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो इस दफा मौका नहीं दिया गया। जी हाँ, इस दफा बांग्लादेश के खिलाफ उनको मौका नहीं दिया गया, उसके ऊपर बात करेंगे। साथ आपको बताते चलें कि 3 अहम पिलर जो कि पाकिस्तान टीम के मेन पिलर समझे जाते हैं, वो भी इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, जिसके अंदर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी तीनों जो हैं वो इस टी20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। जी हाँ, क्या अपडेट आ रही है स्क्वाड के हवाले से वो आपके सामने रखेंगे। साथ आपको बताते चलें कि 3 टी20 मैचेस की जो पाकिस्तान टीम ने सीरीज खेलनी है बांग्लादेश के खिलाफ, उसका स्केड्यूल भी बाकायदा तौर पर जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको ये जो 16 रुकनी स्क्वाड है इसके बारे में आपकी क्या राय है, इसके अंदर कौन से नए प्लेयर जो थे वो ऐड होने थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले सबसे पहले कि वो कौन से खिलाड़ी हैं जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ स्क्वाड का हिस्सा थे लेकिन अब इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। नंबर 1 के ऊपर जो नाम आता है वो आता है अब्दुल समद का। जी हाँ, अब्दुल समद जिन्होंने नेशनल कप के अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी थी, फैसलाबाद से थे ये। जी हाँ, तो इनको जिस वक्त ऐड ऑन किया था न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो हमने उस वक्त भी कहा था कि आप इट्स टू अर्ली, लेकिन अब जबकि वो पिशावर जालमी की तरफ से भी खेलेंगे, लेकिन अब उनको क्यों निकाला है इसके बारे में कोई अता पता नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ उनको चांस दिया था तो भाई ये तो उनकी होम कंडीशन थी, यहाँ तो आपको चांस देना चाहिए था। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला। उसके बाद जो दूसरा नाम है दोस्तों वो है जानदाद खान का। जी हाँ, जानदाद खान जो हैं वो भी इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। उसके अलावा आपको बताते चलें कि अब्बास अफरीदी, 17 विकेट्स हैं जी इनकी पीएसएल के अंदर, 17 विकेट्स हैं अब्बास अफरीदी की पीएसएल के अंदर, बल्ले से 70 रन हैं। लेकिन उसके बावजूद आपको बताता चलूं कि अब्बास अफरीदी इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, जो कि मेरे ख्याल से एक नाइंसाफ़ी है। बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर अब्बास अफरीदी के हवाले से जो है काफ़ी इस वक्त आवाज़ भी बुलंद हो रही है कि भाई क्यों ये लड़का स्क्वाड के अंदर नहीं है। उसके बाद आपको बताते चलें मोहम्मद अली जो हैं वो भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। साथ आपको बताते चलें कि उमैर बिन यूसुफ जो कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक में कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहा है। जी का जैसे साहबजादा फरहान जो थे वो परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन अब उमैर बिन यूसुफ जो हैं वो भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। सुफियान मुकीम, जी हाँ, सुफियान मुकीम जिन्होंने 2 ओवर करवा कर, ठीक है, और अप्रॉक्सीमेटली 6 की इकॉनमी से 2 विकेटें ली थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन अब वो इस टी20 का हिस्सा नहीं है, इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। और सबसे अहम आपको बताते चलें उस्मान खान। जी हाँ, उस्मान खान जो है वो भी स्क्वाड का जो है वो इस हिस्सा नहीं है। जबकि मेरे ख्याल से हम बात कर रहे थे कि यार उस्मान खान को मौका देना चाहिए, और पीएसएल के अंदर भी उनकी कोई खातर खा परफॉर्मेंस नहीं रही, तो इस वजह से उस्मान खान जो है वो इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं। वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि मुल्तान सुल्तान का एक भी प्लेयर इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, और इसकी शायद वजह है कि मुल्तान सुल्तान जो है बड़ा इट्स टू अर्ली, यानी कि वो बाहर हो गई, उनकी परफॉर्मेंस इस दफ़ा बड़ी ख़राब थी, तो इस वजह से जो है मुल्तान सुल्तान का कोई भी प्लेयर इस जो 16 रुकनी स्क्वाड है इसका हिस्सा नहीं है। अब आते हैं दोस्तों जो पाकिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस किया है। जी हाँ, कैप्टन है हमारे सलमान अली। अच्छा, आपको बताता चलूँ कि इस स्क्वाड के अंदर 2 विकेट कीपर हैं, 2 विकेट कीपर हैं। जी हाँ, एक का नाम मैं आपको अभी बताऊंगा, एक का नाम आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है। सलमान अली आगा हैं, कैप्टन हैं। उसके बाद शादाब खान जो कि वाइस कैप्टन है। अच्छा, बहुत से लोग ना ये बात कर रहे थे कि अगर माइक हसन आ जाते हैं ना तो शादाब खान तो बाहर नहीं हो सकते। देखें, अगर मैं न्यूजीलैंड के खिलाफ शादाब खान की परफॉर्मेंस देखूँ ना तो इट्स टू मच पैथेटिक, घटिया, बहुत ही ज़्यादा घटिया परफॉर्मेंस थी उनकी। लेकिन मुझे ये आप देखें ना, अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि आपने अब्बास अफरीदी को वहाँ पर मौका दिया, अब्बास अफरीदी ने जब पीएसएल के अंदर परफॉर्म किया, तो भाई अब शादाब खान ने अगर आपने सिर्फ पीएसएल की परफॉर्मेंस के ऊपर शादाब खान को लिया है तो भाई फिर अब्बास अफरीदी क्यों नहीं, फिर अब्बास अफरीदी का नंबर क्यों नहीं बनता, मुझे बताएं ना। शादाब खान वाइस कैप्टन भी बन गए हैं, और अगर पाकिस्तान टीम के अंदर इनकी परफॉर्मेंस देखें जो कि न्यूजीलैंड के अंदर लास्ट टी20 मैचेस खेले थे तो 0 है, लेकिन फिर भी शादाब खान वाइस कैप्टन है। उसके बाद इब्रार अहमद, फ़हीम अशरफ,
फ़हीम अशरफ की आपको बताता चलूं कि फ़हीम अशरफ ने 14 विकेट्स ली हैं इस पूरे पीएसएल के अंदर और 90 जो है इन्होंने रन्स बनाए हैं। अब्बास अफरीदी के बिल्कुल करीब करीब हैं, करीब करीब हैं, लेकिन फिर भी फ़हीम अशरफ को अगर आपने चांस दिया तो मेरे ख्याल से अब्बास अफरीदी का नंबर ज़रूर बनता था। वैसे मेरे से अगर आप पर्सनली पूछें तो सुफियान मुकीम का भी नंबर बनता था, सुफियान मुकीम की भी जगह थी, क्योंकि आपके पास कम से कम 2 स्पिनर जो हैं प्रोफेशनल पक्के स्पिनर होने चाहिए। हम चैंपियंस ट्रॉफी से इस वजह से बाहर हुए थे कि हमारे पास सिर्फ एक इब्रार था, हमारे पास कम से कम 2 जो है प्रॉपर स्पिनर होने चाहिए। लेकिन हमारे जो क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट है वो बादशाह है, वो क्या फैसला कर सकते हैं। बहरहाल उसके बाद फ़खर जमान राइट चॉइस है। फ़खर जमान आपको पता है कि इस वक्त मेरे ख्याल से तीसरे जो हैं हाईएस्ट रन स्कोरर है पीएसएल के। उसके बाद हारिस रऊफ ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन पाकिस्तान एशियन कंडीशन के अंदर हारिस रऊफ किस तरह पिटते हैं और इस पीएसएल के अंदर हारिस रऊफ की बिल्कुल भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हारिस रऊफ जो है वो स्क्वाड का हिस्सा है। हसन अली ये कमबैक कर रहे हैं इस पीएसएल के अंदर, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस ये जो सीरीज़ है इसके अंदर हसन अली आपको शाइनिंग स्टार जो है वो नज़र आएंगे। उसके बाद हसन नवाज, इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन इस पीएसएल के अंदर भी लास्ट 3-4 जो इन्होंने इनिंग्स खेली हैं बड़ी ज़बरदस्त खेली हैं। 2 मैचेस के अंदर तो मैन ऑफ दी मैच भी रहे हैं। अब आते हैं जो हुसैन तलत पेशावर ज़ालमी के, बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं और मेरे ख्याल से बाबर आजम अगर इनको थोड़ा सा ऊपर खिलाते तो शायद जो है पेशावर ज़ालमी के लिए और मैचेस जीतने का मौका बन सकता था। बहरहाल इनको अपनी पेस के ऊपर जो है वो काम करना है। उसके बाद आते हैं जी खुशदिल शाह, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अगर आप स्पिनर ऑलराउंडर के ऊपर बात करें तो खुशदिल शाह से बेस्ट मेरे ख्याल से इस वक्त पाकिस्तान टीम के अंदर जो है वो कोई प्लेयर नहीं है। उसके बाद मोहम्मद इरफान खान न्याजी हैं, ये ठीक है। उसके बाद मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन, मोहम्मद हारिस के लिए एक बड़ा चैलेंज भी आ गया है, वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। उसके बाद मोहम्मद वसीम जूनियर, इनको उस तरह आपको बताता चलूं कि चांसेस शायद कोयटा में नहीं मिले, लेकिन मेरे ख्याल से इनकी अब जगह बनती है, इनको चांस मिलना चाहिए। उसके बाद नसीम शाह, अच्छा वैसे मैं आपको बताऊं कि अगर इकॉनमी के हवाले से बात करें तो नसीम शाह की इकॉनमी शायद सबसे कम है, लेकिन बॉलिंग इनकी एवरेज जा रही है। नसीम का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना वो विकेट टेकिंग का है कि वो रन्स रोक लेते हैं, बैटर को परेशान कर देते हैं, बस इनसे विकेट नहीं निकलती। अगर नसीम विकेट लेना शुरू कर देना तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर नसीम से डेंजरस बॉलर कोई नहीं है, ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं। अब आते हैं जी साइम अयूब, ऑब्वियसली बात है साइम अयूब ने पहले मैच के अंदर बड़ी अच्छी इनिंग खेली, अभी रिसेंटली मैच के अंदर भी उन्होंने अच्छे रन किए, लेकिन साइम अयूब एक ऐसा नाम है कि जिसको जिस तरह हम फ़खर जमान के बगैर पाकिस्तान की टीम सोच नहीं सकते ना, इस तरह हम साइम अयूब के बगैर भी पाकिस्तान की टीम जो है वो सोच नहीं सकते। अब आते हैं उस नाम के ऊपर जो कि मोहम्मद हारिस के लिए भी थ्रेट है, जी का वो नाम है साहिबजादा फरहान का। साहिबजादा फरहान विकेट कीपर बैट्समैन है, जी हाँ दोस्तों, और उनकी विकेट कीपिंग के अंदर उस तरह की कंसिस्टेंसी नहीं है, लेकिन अगर साहिबजादा फरहान की विकेट कीपिंग के अंदर कंसिस्टेंसी आ जाती है, और मज़े की बात है ये खेलते भी उस नंबर पर हैं और एज अ ओपनर जो कि मोहम्मद हारिस का है, तो मोहम्मद हारिस को एक बड़ा थ्रेट जो है वो बन सकते हैं मोहम्मद हारिस के लिए। और इस वक्त आपको पता है कि माशाल्लाह साहिबजादा फरहान अपने करियर की बड़ी पीक लेवल की क्रिकेट जो है वो खेल रहे हैं। बहरहाल अब मैं आप बात करूंगा ख़ास तौर पे शाहीन, बाबर और रिजवान के ऊपर। देखें शाहीन को तो सिंपली दिया गया रेस्ट, लेकिन जो सबसे अहम पॉइंट है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, क्योंकि बाबर और मोहम्मद रिजवान के फैंस जो हैं वो इनको टीम के अंदर ज़रूर देखना चाहते हैं, और मेरे ख्याल से इस वक्त मीडिया पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है सिलेक्शन के ऊपर। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बाबर ने बड़ा अच्छा खेला इस पीएसएल के अंदर, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि बाबर ने कम से कम वो जो बैट पैच था ना उसका नाम जो है ना वो रुसवा की है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बाबर ने बैटिंग की है, लेकिन बाबर को भी मेरे ख्याल से मजीद काम करने की ज़रूरत है। ये ना हो कि आप बांग्लादेश के खिलाफ बाबर और रिजवान को फिर मौका दें और अगर वो फिर उस स्टाइल के साथ रन्स ना करें, तो फिर जो हमें उठाकर उनको बाहर निकालना पड़े। तो मेरे ख्याल से जब माइक हसन ने कहा कि मैं इनके साथ काम करूंगा, तो अगर वो इनके साथ काम करते हैं और अगर इनका स्ट्राइक रेट इंप्रूव होता है तो अच्छी बात है कि बाबर और रिजवान किसी और इवेंट के अंदर या किसी और सीरीज़ के अंदर आकर जो है अच्छी परफॉर्मेंस दे। वैसे मेरे से अगर आप पर्सनली पूछें तो इस स्क्वाड के अंदर बाबर या रिजवान दोनों में से किसी एक प्लेयर को जो है वो ज़रूर होना चाहिए था। आपके हवाले से कौन सा प्लेयर होना चाहिए था इन दोनों में से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।